हेलो एवरीवन, आप सभी को मालूम है कि बिहार स्टेट 2024 के तहत आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल का जो आपके एग्जाम में 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। डेली आपको एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है। टोटल अभी तक मैंने 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगर आपने वो 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्ले लिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आर्ट्स ऑफ टीचिंग में स्कोर लाना सबसे आसान है, क्योंकि आर्ट ऑफ टीचिंग में आपका क्वेश्चन रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो अंत तक आप जरूर देखिए। सारे क्वेश्चन का आंसर आप खुद से दीजिए और आप खुद को जस्टिफाई कीजिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, क्योंकि इतना अच्छा शानदार मौका आपको बिहार सरकार दोबारा नहीं मिलेगा। बीपीएससी एग्जाम आपका मुश्किल से 1 महीने का टाइम बचा है। 20 मार्च से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 महीने से कम टाइम में बिहार स्टेट क्वालीफाई कर बीपीएससी एग्ज़ाम को फॉर्म फिल कीजिए और बीपीएससी में अपना जॉब कन्फर्म कीजिए। और आपको बता दें कि अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो, जिसमें आपको टोटल 30 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 1500 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूरे आंसर के साथ व्याख्यान विधि के साथ दिया जाएगा, जो मिलेगा सिर्फ आपको 151 में। जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, जो ऐसे स्टूडेंट जो काफ़ी सीरियस है अपने पढ़ाई को लेकर, क्योंकि इस पर आपका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इस पर सीटें कम है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो सीरियस है पढ़ने को लेकर, जो सब कुछ कर कर कहीं से भी आप पढ़ाई कीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं रखता, लेकिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। चाहे आप कहीं से भी करो, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और अच्छे से कीजिए। अपना 100% दीजिए, आपको 100% आपको जॉब मिलेगा। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो आपको 30 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें आपको 1500 क्वेश्चन आपको मिलेगा सिर्फ 191 में। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 2 की, सारे सब्जेक्ट का नोट्स अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने प्रैक्टिस सेट, अपने सब्जेक्ट का आप रेट पता कर सकते हो, जो काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। सारे सब्जेक्ट का मैक्सिमम सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको 191 में दिया जा रहा है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आज जो हम पेपर कंप्लीट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो रहेगा 8/9/2023 का सेकंड शिफ्ट। पिछले क्लास में हमने फर्स्ट शिफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करा था। आज हम देखेंगे 8/9/2023 का सेकंड शिफ्ट। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। और आप लोग क्वेश्चन का आंसर तुक्का में मार के मत दीजिएगा। आप लोग कोई भी आंसर दे रहे हो तो तुक्का मत दीजिएगा, आपके पास अभी टाइम है। तुक्का देने के पीछे आपका रीज़न, तर्क पता होना चाहिए कि आप ए आंसर क्यों कर रहे हो, तो ए के पीछे क्या रीज़न है, आप आंसर समझकर, सोच समझकर आंसर टिक आउट करना। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है वाद विवाद एवं विचार विमर्श, दलगत कार्य, व्याख्यान, या ऑप्शन डी स्व अध्ययन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपने देखा होगा कहीं-कहीं पोडियम पे या फिर कहीं बहुत सारे बच्चे होते हैं, 200-300, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ पे 200-300 बच्चे बैठे हुए हैं और एक टीचर उनको पढ़ा रहा है। तो उस टाइम सबसे अच्छा विधि माना जाता है व्याख्यान विधि। एक टीचर आपके पोडियम पे खड़ा होकर अपने माइक से सारे बच्चों को पढ़ा रहा होता है। तो सबसे आसान विधि माना जाता है, जब बच्चे अधिक संख्या में हो तो व्याख्यान विधि सबसे आसान होता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह आप कोई भी आंसर टिक आउट करें, उसके पीछे तर्क आपको पता होना चाहिए कि आप आंसर सी क्यों कर रहे हो। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा और आपकी नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए तुक्का मत लगाइएगा। तुक्का आपको वहाँ लगाना होता है जब कहाँ आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, आपको कुछ भी पता ना हो कि पेपर में आप बैठे हो और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको तुक्का लगाना चाहिए। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, अभी अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो, अपनी कमी को दूर कर सकते हो। इसलिए आप लोग तुक्का मत लगाइएगा। अपना नॉलेज है, जो आपको लगता है, जो उसके पीछे रीज़न है आपके आंसर करने से पहले, वो सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, छात्र-छात्राओं को मिश्रित कक्षा में सहयोग उत्पन्न करने के लिए कौन-सा अच्छा विधि माना जाता है? कोई ऐसा क्लास है जहाँ पर ग्रुपिंग में बच्चे बैठे हैं, अगर उनको हेल्प करना है तो सबसे अच्छा विधि कौन-सा है, आपको ये बताना है। दलगत कार्य, व्याख्यान विधि, रोल प्ले, या ऑप्शन डी सम्मिलित मिश्रित विधि। तो ऐसा जब कहीं ग्रुपिंग में जो बच्चे बैठे हो, जब मिक्स कर छात्र और छात्राओं को एक जगह बैठाया जाता है
और उनको सहयोग करने के लिए सबसे अच्छा विधि माना जाता है दलगत कार्य, जिसे आप ग्रुप वर्क के नाम से भी जानते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, इनमें से एक शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन सा नहीं है? सेम सवाल आपको फिर से रिपीट हुआ। ये सवाल अभी तक 4 बार आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आपको आंसर बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा, तो ये क्वेश्चन 4th टाइम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है शिक्षण विधि, शिक्षक, शिक्षार्थी या ऑप्शन डी विषय वस्तु। तो शिक्षण विधि आपका शिक्षण का त्रिध्रुवीय प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो कि शिक्षण के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु शिक्षण विधि नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया के 3 मुख्य घटक होते हैं। कौन-कौन से? तो पहला आपका टीचर, दूसरा आपका स्टूडेंट और तीसरा आपका विषय वस्तु, जिसे आप सिलेबस बोलते हो, पाठ्यक्रम बोलते हो। वो सब कुछ आपके त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का 3 बिंदु है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर रख लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस शीट नहीं है तो। क्वेश्चन 4 कह रहा है, शिक्षण का क्या लक्ष्य है? सूचना प्रदान करना, छात्रों को क्रिया में शामिल करना, ज्ञान अंतर्निर्वाचित करना या ऑप्शन डी व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। शिक्षण का एक ही लक्ष्य होता है, व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। जो आप घर से जैसे आप आते हो तो आपके अंदर कुछ गुड मैनर है, गुड स्किल है, वो सब चीज़ आपके शिक्षण का मुख्य लक्ष्य माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और आप लोग प्लीज़ आप लोग तुक्का मत लगाइएगा। आप लोग जो आपको लगता है कि आंसर ये होगा और उसके पीछे क्या रीज़न है आंसर देने का, आप वैसे ही समझकर आंसर टिक आउट कीजिएगा, तुक्का मत लगाइएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, आगमन विधि क्या है? काफ़ी आसान सवाल है। आगमन विधि क्या है? व्यधन है, अभ्यास है, विशिष्ट से सामान्य की ओर है या ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट की ओर है। तो आगमन विधि उसे कहा जाता है जो आपको स्पेसिफिक टू जनरल, जिसे आप विशिष्ट से सामान्य की ओर कहा जाता है। जैसे कि आगमन विधि एक वैज्ञानिक विधि है, इसे याद रखिएगा। ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि आगमन विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा आगमन विधि को एक वैज्ञानिक विधि के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके स्टूडेंट में अपसारी चिंतन को बढ़ावा देता है। अपसारी चिंतन क्या होता है? जिसे आप डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हो। जो एक से अगर कोई एक क्वेश्चन दिया जाए तो उसे 4 तरीके से सॉल्व करके दे दे, उसको अपसारी चिंतन कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में डाइवर्जेंट थिंकिंग के नाम से जानते हो। ये विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात, नोन से अननोन, जनरल टू स्पेसिफिक, एग्जाम्पल टू रूल, ये सब चीज़ आपके विशिष्ट से सामान्य की ओर एग्जाम्पल है, जो आगमन विधि के एग्जाम्पल के तौर पे माना जाता है। ये सारे चीज़ आप याद रखिएगा। सवाल आपके इसी से घुमाकर पूछ देगा और आपको पता नहीं चलेगा। सेम आर्ट ऑफ कोच टीचिंग में सेम पैटर्न पे सवाल आपसे पूछे पूछे जाते हैं। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा। बस अगर आप लाइन टू लाइन सारा डेफिनेशन पढ़ लेते हो, तो आपके जितने अंदर डाउट है, जितने आपकी थ्योरी कमज़ोर है, सब कुछ आपका मजबूत हो जाएगा, आपकी कमी को दूर हो जाएगा। आपके पास टाइम है, अच्छे से पढ़िए, आप बिहार स्टेट क्वालीफाई कर सकते हो आसानी से। बहुत सारे लोग का मैसेज आ रहा था कि 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से उनका पिछली बार नहीं हुआ था, तो उनको दर्द पता है। अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हो तो आपको वो दर्द फ़ील नहीं कर पाओगे। जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आप फ़ील कर पाओगे कि आपको कैसा फ़ील होता है। जिनका 1 से 2 नंबर से पिछली बार क्वालीफाई नहीं कर पाए थे, उनसे बात करो कितना शानदार मौका उन्होंने गँवा दिया था। आप ऐसा फ़ील ना करो, आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आप लोग अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से तैयारी कीजिए और आर्ट ऑफ टीचिंग तो ज़रूर ध्यान से पढ़िए क्योंकि अच्छा सब्जेक्ट है। स्कोर आसानी से लाकर आप बिहार स्टेट क्वालीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन 6 है, सुकरात विधि क्या है? व्याख्यान प्रदर्शन, अनुसाधन, प्रश्न उत्तर या ऑप्शन डी व्यधन। तो मैंने आपको बताया था सुकरात विधि आपको प्रश्न उत्तर के माध्यम से, जिसे आप क्वेश्चन आंसर जो आपके क्लास में पूछा जाता है, वो उसको सुकरात विधि के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है, इनमें से एक परियोजना विधि के लिए क्या सही नहीं है? आपको सही नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, वास्तविक जीवन में संपादित, सामाजिक वातावरण में घटित या ऑप्शन डी उद्देश्यपूर्ण क्रिया। मुझे उम्मीद है आप लोग इसमें फंसोगे।
इसलिए क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए और सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, आप इसका आंसर सही बता पाओगे, मुझे उम्मीद है आपसे। कोई भी वीडियो आपके टीचर केंद्रित नहीं होता है। सारा केंद्रित आपके बच्चे पे होता है, क्लास के वातावरण पे होता है, वास्तविक जीवन पे होता है, सामाजिक वातावरण पे होता है। लेकिन अगर आप बिहार में टीचर बनते हो तो आपको देखकर कोई क्लासरूम, कोई पाठ्यक्रम या बच्चे का मूड, सब कुछ आपको देखकर कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ बच्चे पे डिपेंड करता है, क्लास का वातावरण पे डिपेंड करता है, लेकिन शिक्षक केंद्रित कुछ नहीं होता है। इसे आप याद रखिएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होगा। क्वेश्चन 8 है, नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूलन है पढ़ाने के लिए। मतलब कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप नाटक कर कर, कोई रोल प्ले कर कर आप बच्चे को पढ़ा सकते हो, आपको ये बताना है। विज्ञान, गणित, इतिहास या ऑप्शन डी भूगोल। विज्ञान में आप नाटक करके बच्चे को समझा सकते हो। मुझे तो नहीं लगता कि आप नाटक करके विज्ञान को समझा सकते हो बच्चे को। बच्चे को समझाने के लिए इसमें आपको प्रैक्टिकल करना होगा विज्ञान में, तो आपका ए राइट आंसर नहीं होगा। बी गणित, गणित में आप रोल प्ले नहीं कर सकते हो। रोल प्ले करने से बच्चे कुछ भी नहीं समझ आएगा। जब तक बच्चे को फ़ॉर्मूला पता ना चले, तो उसमें कुछ नाटक नहीं हो सकता। बात की जाए भूगोल की, तो भूगोल में भी नाटक करके दिखाया नहीं जा सकता। भूगोल में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, मानचित्र बनाना पड़ेगा, तभी जाकर बच्चा समझ पाएगा। लेकिन इतिहास ऐसा चीज़ है, जिसे आप नाटक करके भी आप बच्चे को समझा सकते हो कि मैं आप क्या बताना चाहते हो और किसके बारे में बताना चाहते हो। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है कि मनोज्ञात्मक क्रिया किसका उदाहरण माना जाता है? पहला ऑप्शन है प्रयोगशाला, कहानी कथन, प्रदर्शन करना या 2 प्रयोग के परिणाम के परिकलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। विषय वस्तु को आसान रूप से प्रस्तुत करने का नियम क्या कहलाता है? शिक्षण विधि, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण प्रविधि या ऑप्शन डी शिक्षण कार्यनीति। और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। याद रखिएगा कि विषय वस्तु को आसान रूप से प्रस्तुत करने का नियम शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये शिक्षण की प्रक्रिया को दिशा देता है और टीचर को ये निर्देश करता है कि आपको किस तरह बच्चों को समझने योग्य बनाना है। ये सब कुछ आपके शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। प्रस्तावना संबंधित है पूर्व ज्ञान से, नवीन ज्ञान से, विशिष्ट उद्देश्य से या ऑप्शन डी उद्देश्य कथन से। तो प्रस्तावना आपके जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका पूर्व ज्ञान है, उससे संबंधित होता है प्रस्तावना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है, पाठ योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए। पूर्व ज्ञान से, पुनरावृत्ति से, छात्र क्रियाशीलन से या ऑप्शन डी नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित। और इसमें आप लोग मैक्सिमम लोग गलती करोगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ बार बार, आर्ट ऑफ टीचिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस करना होगा। बिना प्रैक्टिस आप इसका सही आंसर नहीं बता पाओगे। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान से संबंधित आपको जो बच्चे को होमवर्क होता है, आपको देना चाहिए नवीन ज्ञान से और पूर्व ज्ञान से संबंधित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना में खोजी प्रश्न की क्या आवश्यकता है? पूर्व ज्ञान से, पूर्व अनुभव से, विषय ज्ञान से या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो काफ़ी आसान सा सवाल है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विशेष उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है। श्यामपट्ट कार्य, उद्देश्य कथन, पुनरावृत्ति या ऑप्शन डी मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, मूल्यांकन। पाठ योजना में शिक्षण बिंदु बिंदु का उल्लेख क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा कि पाठ योजना में जो आपका सबसे मुख्य बिंदु जो होता है, वो आपके प्रथम पंक्ति में होता है। जो आप किसी भी बुक में जो आपका फर्स्ट पेज होता है,
उसमें आपके सारे बुक का डिटेल दिया रहता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी बुक का। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के परीक्षण में वस्तु का विश्लेषण आवश्यक माना जाता है? मानकीकृत परीक्षण, शिक्षक ने परीक्षण किए, ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर बताने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोग आप वीडियो को देख रहे हो, आप लोग के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, इतना मेहनत किया जा रहा है, तो बस आपसे मुझे बस यही चाहिए कि वीडियो को लाइक चाहिए और शेयर चाहिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। बाकी आपसे कुछ नहीं चाहिए, जितना आप बोलोगे, जैसे आप बोलोगे, मैं आप लोग के लिए करने के लिए रेडी हूँ। बस आप वीडियो को लाइक कीजिए, कोई सजेशन हो, कोई आपके क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके सजेशन को, आपके कमेंट को ज़रूर आंसर दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी जो भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशन हो, सब चीज़ डाउट क्लियर किया जा सकता है। तो बस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कोई सजेशन हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जितने लोग इसका आंसर सी टिक आउट कर रहे थे, तो आप खुद सोचिए इसका आंसर क्यों होगा? क्योंकि आपका जो फॉर्मल परीक्षण होता है, जो मानकीकृत परीक्षण होता है, वो सबसे अच्छा माना जाता है, आपके विश्लेषण आवश्यक माना जाता है परीक्षण के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जब आप समझोगे कि वस्तु का विश्लेषण आमतौर पर उन परीक्षणों में आवश्यक माना जाता है जहाँ पर विस्तृत जानकारी और समझ की जरूरत होती है, उसमें मानकीकृत परीक्षण शामिल होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है? मतलब ऐसा कौन सा एग्जाम है जहाँ पर एक दूसरे से बच्चों की तुलना की जाती है, वो कौन सा पेपर है? पहला ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ संदर्भित परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण, मानदंड संदर्भित परीक्षण, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मानक संदर्भित परीक्षण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 है, नियोजित साक्षरकर को क्या कहा जाता है? सचनात्मक साक्षरकर, केंद्रित, पैनल, या समूह? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस सत्कार विधि में चर्चा एक विधि पर केंद्रित होती है? पहला ऑप्शन है संरचनात्मक, केंद्रित, पैनल, या ऑप्शन डी समूह। सेम क्वेश्चन है और सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन फिर से अगला क्वेश्चन देखने को मिल गया। आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चन आपके आर्ट ऑफ टीचिंग में पूछे जाते हैं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आइटम विश्लेषण आमतौर पर ये पता लगाने पर केंद्रित होता है। आपको बताना है कि आइटम विश्लेषण कहाँ पर यूज किया जाता है। ध्यान भटकाने वालों को प्रभावशीलता पे, सुविधा सूचांक पर, भेदभाव शक्ति पर, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी? काफ़ी आसान सा सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, सत्य असत्य परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? अनुमान लगाने का उन्मूलन, व्यापक नमूनाकरण, आइटम वैधता, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सत्य असत्य परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण लाभ आपके व्यापक नामांकन को माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है, यदि किसी वस्तु को कठिनाई सूचांक 5% है तो क्या है? अगर कोई ऐसी वस्तु है जहां पर उसके सूचांक 5% डिनोट किया जा रहा है, तो कैसी परसेंट है आपको ही बताना है। ज़्यादा मुश्किल है, बहुत आसान है, या ऑप्शन डी स्वीकार्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कठिनाई सूचांक ये दर्शाता है कि कोई प्रश्न या कार्य कितना कठिन है या आसान है। ये उस प्रतिशत को दर्शाता है कितने लोगों ने उस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। ये यदि कठिनाई सूचांक 5% है, तो इसका मतलब 5% लोग केवल सही उत्तर दिया है। इससे पता चलता है कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कठिन है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन है
अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिर्फ 5% लोगों दे पाते हैं 100% में, तो माना जाएगा कि 5% आंसर देने वाले क्वेश्चन का आंसर काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हार्ड आया था। अगर इस क्वेश्चन का आंसर 95% लोग दे देते, तो माना जाता कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान था। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके हो क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है। आम तौर पर अंकन और रिपोर्टिंग प्रणाली किस प्रकार का है बताना है। माता-पिता को पत्र, पारंपरिक अंकन प्रणाली, पास-फेल प्रणाली या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मापन मूलतः क्या है? संख्यात्मक मूल्य, गुणात्मक मूल्य, मूल्य निर्णय या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मापन मूलतः आपके संख्यात्मक मूल्य है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और फिर से आप देख सकते हो मूलतः मूल्यांकन क्या है, तो जस्ट मैंने आपको बताया कि मूलतः मूल्यांकन आपका मूल्य निर्णय है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आर्ट ऑफ टीचिंग आपके सेम पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। और आप उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आपको क्यों बार बार कह रहा हूँ कि आर्ट ऑफ टीचिंग काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। शायद अगर अभी अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, जब आपका पेपर हो चुका होगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों इतना चिल्ला चिल्ला कर बार बार रिपीट कर रहा था। कि आर्ट ऑफ टीचिंग आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होता है क्वेश्चन और सेम पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पेपर में एक छात्र का स्कोर है, मूल्यांकन है, परीक्षण है या माप है या ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। मतलब एक पेपर में एक छात्र का स्कोर है जो आप रिजल्ट लाने जाते हो, तो आपको एक पेज पे आपका स्कोर कार्ड दिया जाता है, तो उस वो स्कोर कार्ड क्या है आपको ये बताना है। आपका मूल्यांकन है कि आपका परीक्षण है या आपका माप है या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। एक पेपर में जो आपको रिजल्ट दिया जाता है, वो आपके ओवरऑल आपका मूल्यांकन है कि आपने कितना पढ़ा, आपका परीक्षण है कि आपने कितने नंबर लाए और आपका एक मेजरमेंट है, आपका एक नंबर है जो आपको दिया गया उस मार्कशीट पर। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एक परीक्षण आम तौर पर प्रश्न का उत्तर देता है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा, कितना या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काफ़ी आसान सा सवाल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एक परीक्षण आमतौर पर ये मापता है कि व्यक्ति ने किसी विशेष विषय में या क्षेत्र में कितना ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान को कितनी अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है, उस विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को माध्यम से इसे व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। डैश का प्रयोग उपयोग सीखने की प्रक्रिया निगरानी के लिए किया जाता है। योगात्मक, रचनात्मक, प्लेसमेंट या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। और इसमें बहुत सारे बच्चे ने आंसर डी टिक आउट किया था और बिहार स्टेट आयोग द्वारा इस क्वेश्चन के अगेंस्ट कंप्लेंट किया गया था, उस क्वेश्चन के अगेंस्ट सवाल उठाए गए थे कि इसका राइट आंसर डी होगा। लेकिन बिहार स्टेट के आयोग ने इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रखा था और इसका राइट आंसर बी होगा। आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी टिक आउट मत कीजिएगा। बार बार ऑप्शन डी आपका राइट आंसर नहीं होता है। उपरोक्त में से सभी आजकल जितने बिहार स्टेट चाहे बीपीएससी हो जितने क्वेश्चन देते हैं, उसमें से काफ़ी कम परसेंट आपका आंसर डी होता है। मैक्सिमम आंसर इसका डी नहीं होता है, क्योंकि बिहार स्टेट भी समझ चुका है कि बच्चे जहाँ पे डी देखते हैं, ऑल ऑफ दिस जहाँ पे देखते हैं उसी को आंसर टिक आउट करते हैं। इसलिए बीपीएससी में और बिहार स्टेट में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऑल ऑफ दिस नहीं होता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। दृष्टिकोण माप के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? परिप्रेक्ष्य पैमाना, लिकर्ट स्केल, सामान्य पैमाना या ऑप्शन डी तकनीकी पैमाना। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। आर्ट ऑफ टीचिंग का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि योग्यता परीक्षण का उपयोग ये मापने के लिए किया जाता है। वर्तमान उपलब्धि, योग्यता प्राप्त की, समापी क्षमता या ऑप्शन डी समग्र मानसिक क्षमता। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आर्ट ऑफ टीचिंग का टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपका स्कोर 25 प्लस आ रहा होगा। अगर आपका स्कोर 25 प्लस नहीं आ रहा, तो आप लोग को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आर्ट ऑफ टीचिंग में अगर आपका स्कोर 30 में 25 नहीं आ रहा है, तो आप खुद सोचो
जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें 100 में से आप 30-40 नंबर कैसे लाओगे, जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। आर्ट ऑफ टीचिंग काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आसानी से आप क्वेश्चन देखकर आइडिया लग चुका होगा कि कितने आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके आर्ट ऑफ टीचिंग में। बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और आसानी से आप 30 में 25 नंबर ला सकते हो। अब अगला क्वेश्चन आपके होगा जीके और जीएस से और मैथ से। निम्नलिखित में कौन सहमति की आयु विधेयक का विरोध करने के लिए जाना जाता है? बेरामाजी मालाबारी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या ऑप्शन डी बिपिन चंद्रपाल। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। और इसको लेकर बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में और असम में और सिक्किम में। तो याद रखिएगा, भारत भूटान के साथ टोटल 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और भूटान की सीमा जो है असम से 267 किलोमीटर बॉर्डर टच होता है और अरुणाचल प्रदेश का 217 और पश्चिम बंगाल से 183 किलोमीटर आपका बॉर्डर साझा होता है। वही बात की जाए सिक्किम की, तो सिक्किम 132 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है आपके भूटान के साथ। तो ये सारे स्टेटमेंट आप जरूर याद रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप याद रखिएगा, आयोग ने इसका आंसर बी टिक आउट किया था, जो कि गलत है। आयोग को लगा था कि सबसे ज़्यादा आपका सीमा साझा सिक्किम करता है, ठीक है, लेकिन सिक्किम आपको सिर्फ 32 किलोमीटर ही साझा करता है। सबसे ज़्यादा साझा कौन करता है? भूटान, असम करता है। कितना? तो 267। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लेकिन आयोग ने इसका आंसर बी दिया था, जो कि आपका गलत है। आप यहाँ खुद देख सकते हो, गूगल भी कर सकते, चेकआउट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों के अपने ऋणों और अग्रिमों का विस्तार करके जमा राशि का विस्तार करने की शक्ति निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? पूंजी विस्तार, क्रेडिट विस्तार, केंद्रित नियंत्रण या ऑप्शन डी क्रेडिट निर्माण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपके प्रैक्टिस सेट में चौथा बार पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ। उसके सचिव कौन माने जाते हैं, आपको ये बताना है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन 1931 में गंगा शरण सिरा, रामबृज बेनपुरी और रामनंद मिश्र ने इसे स्थापित किया था। इस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सियोम ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो सियोम ब्रिज अरुणाचल प्रदेश 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसकी उद्घाटन किया गया था। सियोम पुल का जो 100 मीटर लंबा है आपके सियोम नदी पे बनाया गया है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। और अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वो आपके चीन से सजा होता है। क्वेश्चन 36 कह रहा है, इनमें से कौन सा उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता है? चढ़ने के लिए घास, गोंड और रेजिन, दावा या ऑप्शन डी टोकोरियो के लिए बांस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गोंड और रेजिन। इनमें कौन सा वनों को हानि का कारण नहीं बनता है? प्रजातियों का लुप्त होना, औद्योगिकरण, बांध बांधना और खनन करना या ऑप्शन डी ईंधन की लकड़ियों का व्यापक उपयोग। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्रजातियों का लुप्त होना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चे बच्चे को पता है कि 5 जून को आपके विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1972 में इसकी शुरुआत की गई थी आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से इसमें हम खारा जल परिस्थितियों तंत्र पा सकते हैं? वेटलैंड्स, स्ट्रीम, डेल्टा या ऑप्शन डी तटीय ओटले। तो डेल्टा ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी दवा चाय या कॉफ़ी के पौधे को स्रोत से संबंधित है? कपूर, कैफीन, काटासेव या ऑप्शन डी अफीम फोस्टा। तो आपको पता होना चाहिए, जो आपका चाय और कॉफ़ी होता है वो कैफीन की कुछ मात्रा आपके चाय और कॉफ़ी में पाए जाते हैं।
इसलिए इस चाय और कॉफ़ी का एक पौधे का स्रोत माना जाता है कैफ़ीन। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन आपके मैथ से और रीज़निंग से 9 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको वीडियो में नहीं कराए जाते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट लेकर खुद से करना होगा, क्योंकि मोबाइल में सारे क्वेश्चन करा पाना मुश्किल होगा। तो आपको टोटल मैंने 40 क्वेश्चन कराए आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल से। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपका स्कोर 30 प्लस आपका आ रहा होगा। 30 प्लस स्कोर अगर आपका आ रहा है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। आप इसी तरह मेहनत करते रहिए और बिहार स्टेट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपका स्कोर 30 से कम आ रहा है तो आपको इसका प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, जिसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, आपने देखा कितने आसान भाषा में आपको समझाकर सारे थ्योरी के साथ आंसर दिया जा रहा है, सिर्फ ₹151 में, जो आपके पॉकेट मनी, आपके डेली फालतू खर्चे से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 2 की, सारे नोट्स, सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट का। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और काफ़ी कम रेट में आपको दिया जा रहा है। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपने सब्जेक्ट का नोट्स और प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।